हम बढ़ रहे हैं मध्यकाल की ओर, जिसमें पल्लव और चालुक्यों के बारे में। तो चालुक्यों राजाओं के विषय में तो हमने जानकारी हासिल कर ली। अब नेक्स्ट लेंगे हम चालुक्यों के प्रशासन के बारे में। चालुक्यों का प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, इसके अतिरिक्त उनके प्रांत, उनके जिले, उनके नगर, उनके गांव। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊपर राजा प्रमुख था, जो परमेश्वर, महाराजा, महाराजाधिराज, पृथ्वी वल्लभ, सत्य आश्चर्य, राजमल, युद्धमल, परम भट्टारक आदि की उपाधियां धारण करता था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून। उसकी शक्तियां असीमित होते हुए भी वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रजा की भलाई के लिए करता था। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम ने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया, और इसी प्रकार इन शासकों ने ब्राह्मणों तथा मंदिरों को भूमि भी अनुदान में दी। दूसरा था युवराज। राजा के बाद साधारणतः उसका ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठता था, लेकिन पुत्र के अभाव में ज्येष्ठ पुत्र के अयोग्य या अल्पवयस्क होने पर यह नियम लागू नहीं होता था। राजा के उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। राजा अपने शासनकाल में ही युवराज को नियुक्त कर लेता था। युवराज को प्रशासनिक तथा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था और राजा के साथ सैनिक अभियानों में भी जाता था। फिर रानियां। चालुक्य प्रशासन में रानियों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें धन रखने और दान देने का अधिकार था। मंदिरों में दान देने, मंदिरों के निर्माण के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। राजा विजयादित्य की माता विनयवती ने वातापी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की सुंदर मूर्तियां स्थापित की थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियां लोकम महादेवी और त्रिलोक महादेवी ने पट्टदकल में दो भव्य मंदिरों, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। शिक्षा को भी प्रोत्साहन देती थी रानियां, और कभी कभी प्रशासन में भी हिस्सा लेती थी। अल्पवयस्क पुत्र की ये संरक्षिका के रूप में काम करती थी। फिर है मंत्री परिषद। राजा को सुचारू रूप से राजकार्य को चलाना था, और इसी के तहत सही परामर्श की भी उन राजा को आवश्यकता रहती थी। तो उसके लिए मंत्री परिषद के बहुत से मंत्री हुआ करते थे। मंत्री परिषद में महाब्राह्मण प्रधानमंत्री होता था। अक्षपटालिक वित्त मंत्री, संधि विग्रहिक विदेश मंत्री ये होते थे, और इसके अतिरिक्त राजा की सहायता के लिए अन्य जो अधिकारी थे वो भी हुआ करते थे। इसमें सेनापति, महाप्रचंड, दंडनायक, मोने, वेगड़ इत्यादि मंत्री हुआ करते थे। फिर है केंद्र के पश्चात थे प्रांत। तो प्रांतों को कहा जाता था राष्ट्र। तो राष्ट्र का जो प्रबंध था, ये प्रांत ही थे एक तरह के। तो राष्ट्र के मुखिया को राष्ट्रपति कहा जाता था, और इसी के अंतर्गत वो जो है राष्ट्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। फिर इसके बाद देश जो थे, ये राष्ट्र जो थे आगे देश में बंटे हुए थे। जिलों के समान ये होते थे, और देशाधिपति वहाँ के मुखिया को कहते थे। फिर नगर प्रशासन। चालुक्य साम्राज्य में बादामी, बनवासी, पट्टदकल, ऐहोल, लक्ष्मेश्वर आदि प्रसिद्ध नगर थे। नगर के प्रधान को पत्तन स्वामी कहा जाता था। फिर गांव का प्रशासन। सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की गांव, और गांव जो थे ये गांव के अतिरिक्त नगर भी हुआ करते थे। तो चालुक्य साम्राज्य में बादामी, बनवासी, पट्टदकल, ऐहोल, लक्ष्मेश्वर आदि नगर थे, और नगर के प्रधान या जो नगर का हम ये कह सकते हैं अधिकारी, उसको पत्तन स्वामी कहा जाता था। फिर गांव के प्रशासन। गांव बहुत से हुआ करते थे। गांव के मुखिया को गांवमुंड कहते थे। सामंती प्रथा भी प्रचलित थी। वित्तीय प्रशासन में भूमि कर जो था, ये भूमि कर विशेष तौर पर आय का मुख्य साधन, जो 1/6 भाग से लेकर 1/3 भाग के बीच में लिया जाता था। न्याय की बात करें, न्यायप्रिय राजा थे। फौजदारी और दीवानी दोनों मुकदमों को सुनते थे। उसका
जो निर्णय था मुकदमे का उसको अंतिम माना जाता था। वो मौत की सज़ा भी दे सकता था, चाहे तो कम भी कर सकता था और इस तरह से न्याय प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। सेना की सैनिक प्रबंध की बात करें तो पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, समुद्री सेना इत्यादि हुआ करती थी और इसके साथ-साथ अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे, उनको वे विदेशों से, अफ़गानिस्तान से ख़ासकर मँगवाते थे। चालुक्य शासकों को हाथियों को भी बहुत महत्व देते थे। तो हिंत्सांग लिखता है, चालुक्य सेना में सैकड़ों हाथी थे जिन्हें युद्ध से पहले शराब पिला दी जाती थी, यानी कि नशा करा दिया जाता था और इसी के तहत ही कहता है पुलिकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुए उसमें हाथियों ने निर्णायक भूमिका अदा की। इसके बाद है चालुक्यों का समाज। समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी, 4 वर्गों में बँटा हुआ था। दूसरा, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो ठीक थी, अच्छी थी। समाज में उनका बहुत ही आदर सम्मान किया जाता था। राज दरबार में नृत्य करने के लिए गणिका भी हुआ करती थी। सती प्रथा का भी प्रचलन उस समय सती प्रथा भी प्रचलन में थी। भोजन की बात करें तो गेहूँ, जौ, घी, मक्खन, चावल, फल, सब्जियाँ इत्यादि का प्रयोग करते थे। मांस, मछली भी खाते थे। कुछ लोग मदिरा का भी सेवन करते थे। तो इसके साथ-साथ उनके पहनावे की बात करें, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े और रेशमी भी प्रचलित थे। रेशमी कपड़ों को केवल उच्च घराने या अमीर घरानों के लोग ही पहना करते थे। आभूषण के भी शौकीन थे लोग। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए आश्रम, मठ, घटिका, ब्रह्मपुरी शिक्षा के केंद्र थे और इसी के साथ-साथ मनोरंजन के साधनों का प्रयोग भी लोगों के द्वारा किया जाता था। पल्लव काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रमुख व्यवसाय था उनका कृषि और विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियों, फूलों की कृषि उनके द्वारा की जाती थी। दूसरा, पशुपालन था प्रमुख व्यवसाय। पशुओं को वो पालते थे और इसी के अंतर्गत गवाले या गडरिये ये भी पशुपालन करते थे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, बैल, गधा आदि आदि जो पशु थे उनको पाला जाता था जिनसे ऊन, मांस इत्यादि प्राप्त किया जाता था। फिर चौथा है उद्योग धंधे विभिन्न प्रकार के थे। वस्त्र तैयार करने वाले ऊनी, रेशमी हर प्रकार के वस्त्र जो थे उनके द्वारा पहने जाते थे। आभूषण बनाते थे, औजार, हथियार बनाते थे। व्यापार की बात करें तो व्यापार भी विकसित था। वस्तु विनिमय के माध्यम से वे अपनी सभी आवश्यकताओं को मिलजुल कर पूरा करते थे। ग्राम से बाहर जाने वाली वस्तुओं का व्यापार सिक्कों द्वारा होता था। लघु व्यापार में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था ये थी चालुक्यों की। फिर है चालुक्यों का कला और संस्कृति की हम बात करें, साथ में उनके धर्म की हम यदि बात करें तो उनके धर्म में हिंदू धर्म 2 भागों में शैव और वैष्णव मत में बंटा था। शैव मत ज़्यादा था। पट्टदकल, ऐहोल में हिंदू मतों से संबंधित मंदिर बनवाए गए थे। इसके साथ-साथ जैन और बौद्ध धर्म जैन इनके प्रति भी एक अच्छी नीति अपनाई गई थी धार्मिक सहनशीलता की। जैन साधु हुआ करते थे। हिंत्सांग जब भारत आया तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में उसने लिखा है कि उसने 100 के करीब जो मठ थे उनको उसने देखा और इसी के अंतर्गत उसने 5 स्तूप और 10,000 बौद्ध के विद्यमान होने का भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध के अतिरिक्त जैन धर्म ने भी काफ़ी जो है तरक्की की। फिर है आर्थिक जीवन की बात करें तो लोग खुशहाल थे। भारत का व्यापार चीन, मलाया, श्रीलंका, यूरोप, ईरान, अफ्रीका आदि देशों के साथ होता था। तो इसके अतिरिक्त इनके समय में कला के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ। कला की जहाँ तक हम बात करें, भवन निर्माण कला में चालुक्यों के अधीन वेसर कला शैली पनपी और इस शैली में द्राविड़ तथा नागर शैली का ये मिश्रण थी। मंदिरों का निर्माण किया गया द्राविड़ शैली में। गर्भ या विमान होते हैं, ऊपर गुंबदाकार स्तूपिका होती है।
इस शैली में प्रदक्षिणा पथ भी और छत विहीन होता था। और इसी के साथ साथ 8वीं शताब्दियों में बादामी ऐहोल पट्टदकल में मंदिरों का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया। तो ऐहोल में कुल 70 के करीब मंदिर और इसको मंदिरों का पालना कहा जाता है। उत्तरेश्वर, कालेश्वर, पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत ही, कांची का कैलाश मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर उस समय के बनाए गए। चालुक्यों ने मूर्ति कला की तरफ ध्यान दिया। सुंदर मूर्तियां बनाई गई। महिषामर्दिनी, हरिहर, गजलक्ष्मी, अर्धनारीश्वर, पार्वती इत्यादि मनुष्यों की, गंधर्वों की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ। कन्नड़ और संस्कृत और कन्नड़ लिपियों में रवि कीर्ति द्वारा उत्कीर्ण किया गया ऐहोल अभिलेख उच्च कोटि की कविता मानी जाती है। अभिलेखों में कन्नड़ भाषा को स्वाभाविक भाषा बताया गया। तो इस समय के दौरान बहुत से विद्वान हुए, जिनमें चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। संस्कृत में जैनेन्द्र व्याकरण की रचना जो है आचार्य मुनि पूज्यपाद के द्वारा की गई। सोमदेव सूरी ने भी नीति वाक्य अमृत की रचना की। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। इस समय के दौरान के ये जो मंदिर उत्तरेश्वर, कालेश्वर, विरूपाक्ष के जो मंदिर हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो चोल राजा हैं उनके माने गए। मैंने एक ये तस्वीर भी डाली है मंदिरों की। तो ये थे चालुक्य। और इससे पहले आपने पल्लवों के बारे में पढ़ा। तो इतना।